हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हां प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्ते नाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो जोड़ दीजिएगा, जगा दीजिएगा तमाम उन विद्यार्थियों का जिनका ख्वाब है सरकारी कर्मचारी बनना। अरे रुकना झुकना थकना किसी भी हालत में नहीं, और कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल के दम पे अपनी जिंदगी को परिवर्तन करना चाहते हो तो जाग जाएगा, क्योंकि विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले। इस बार उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। तो आसमान भी अपना होगा, जिंदगी भी अपनी होगी, जान भी अपनी होगी, रुतबा भी अपना होगा, सिलेक्शन भी अपना होगा। सिलेक्शन के बाद खुशी भी अपनी होगी। तो पड़ोसी के लिए क्या रहेगा, तुम जलन बरकरार रखो, हम जलवे बरकरार रखेंगे। सुबह सुबह का समय है, कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पे चल रहा है, उसका यूटिलाइजेशन कीजिएगा। और अब तो होली के त्योहार से निकल लिए होंगे, क्योंकि होली तो वापस या पढ़ाई में आ जाओ सारे के सारे विद्यार्थियों। बहुत लंबे टाइम से मिठाइयों के दौर से, खुशियों के माहौल से खुद को थोड़ा समेट के लाओ। नो डाउट आप लगातार 360 को देख रहे थे, पढ़ रहे थे, पहचान रहे थे, लेकिन वापस से अब तो पुरजोर तरीके से लग जाओ, क्योंकि ताकि अगली होली को और आने वाली दिवाली को सुनहरा बनाया जा सके। वो माता पिता के तमाम सपने साकार किए जा सके जो उन्होंने अपनी खुली आंखों से देखे हैं। वो कहते हैं ना, न किसी हम न किसी हम नसीब से, न किसी हम सफर से, न किसी हम नसीब से निकलेगा, अपने पांव का कांटा अपने आप ही से निकलेगा। ए वतन तेरी जमीन पे मुझे एडिया रगड़ने दे, इसी बंजर जमीन से पानी निकलेगा। तो यही तो 360 डिग्री है जो कंसेप्ट लॉजिक रैशनल के सारे एग्जामिनर की लंका लगा के दिखाएगी। या तो बंदा टिक नहीं पाएगा, और जो टिक जाएगा वो मैदान जीत के दिखाएगा। ये खुले मन से खुला चैलेंज रहेगा। अपनी नोटबुक को खोल लीजिएगा और जो अच्छी अच्छी चीजें मिले उसको लिखते रहेगा, पहचानते रहेगा, परखते रहेगा, तभी तो बोल पाएंगे कि अब कामयाबी पे होगा सबका हक। जी आप प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। शुरुआत करने जा रहा हूं आज के दिन के धमाकेदार सेशन की। पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, ध्यान से लैंग्वेज को देखेगा, चारों ऑप्शन को देखेगा, जो बेहतरीन जवाब लगे वो जवाब दे दीजिएगा। कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, और कमेंट हर बच्चा जरूर करेगा, क्योंकि कमेंट ही आपकी क्वालिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करेगा। तो आज के सेशन का पहला सवाल कुछ इस प्रकार से, और अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ताकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको नहीं पता चला है अभी तक कि नर्सिंग क्षेत्र में 360 क्या है। तो उनको बोल देना सब कुछ 360 है। अरे नर्सिंग की फिजियोलॉजिकल नीड 360 है, हमारी आन बान शान 360 है, हमारा घमंड 360 है, हमारा कंसेप्ट लॉजिक रैशनल 360 है, हमारा गूगल हैंग कराना 360 डिग्री, हमें राफेल स्टूडेंट बनाना 360 है, हमारे सिलेक्शन को निकालने का सेशन है वो 360 है। निरंतर आने, रेगुलरिटी को मेंटेन करना, टाइम मैनेजमेंट को बनाए रखना, मोटिवेशन की ऊर्जा से लबरेज कर जाना, हमें बड़े सपने दिखाना, सपनों को साकार करना, सपनों के लिए उत्सुकता पैदा करना, ये सब कुछ का नाम क्या है? 360 इज मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इंडिया एंड अब्रॉड। आफ्टर ए सर्जिकल रिपेयर ऑफ ए हिप, which पोजिशन इज बेस्ट फॉर ए पेशेंट विद द लेग एंड हिप? बहुत अच्छा सवाल है कि मरीज के हिप जॉइंट में कोई ऑपरेशन कर दिया, हिप जॉइंट में ऑपरेशन कर दिया, क्या करोगे? एडक्ट करोगे, एबडक्ट करोगे, एडक्ट करोगे, प्रोन करोगे और सब लेक्सेशन करोगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि ये आपका भैया जी ये आपका क्या देखने को मिल रहा है? पेल्विक का ढांचा, और ये पेल्विक के ढांचे में अपन ने क्या बना दिया? ये बना दिया आपकी एसिटाबुलम कैविटी। अरे ये क्या बना दिया? एसिटाबुलम कैविटी, जिसमें क्या देखने को मिलता है? फीमर का हेड देखने को मिलेगा। होगा या नहीं होगा? जी हाँ सर, ये ऐसा कुछ मामला या माजरा देखने को मिलता है। ये फीमर का हेड यहाँ ऐसा देखने को मिलता है। अरे यहाँ क्या देखने को मिलता है? फीमर का हेड, तो इसे बोला जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अरे क्या बोला जाता है? बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। ये कैविटी का नाम क्या देखने को मिलता है? एसिटाबुलम, एसिटाबुलम कैविटी के नाम से जाना जाता है। अरे किस कैविटी के नाम से? एसिटाबुलम कैविटी है। ये क्या देखने को मिलता है? फीमर का हेड है। अरे ये क्या देखने को फीमर का हेड है, और ये आपकी जो एसिटाबुलम कैविटी है। अब प्यारे दोस्तों, हिप जॉइंट की आपने कोई सर्जरी कर दी, यानी हिप जॉइंट के अंदर कोई ऑपरेशन वगैरह किया होगा, कोई प्लेटिंग किया, नेल किया, या टोटल हिप रिप्लेसमेंट कुछ भी किया। अब इस मरीज के पैरों को आपको क्या करना है? इस मरीज के पैरों को आपको क्या कर करके रखना है? पैरों को दूर रखोगे,
दोगे तो ध्यान रखिएगा जॉइंट जॉइंट के अंदर रहेंगे। अगर प्यारे दोस्तों इनके घुटने टखने टच कर दोगे तो ये जॉइंट बाहर निकल जाएगा। तो आपको मरीज के पैरों के बीच में क्या लगाना है प्यारे दोस्तों, पिलो इन बिटवीन नी। अरे मरीज के घुटनों के बीच में क्या डाल दो, तकिया डाल दो। अरे घुटनों के बीच में क्या डाल दो, तकिया डाल दो, जिसके कारण ये पैर क्या देखने को मिलते हैं, एब्डक्शन में रहेंगे। और एब्डक्शन का मतलब दूर दूर रहेंगे। अरे एब्डक्शन का मतलब पैर क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। और जब दूर दूर रहेंगे तो हिप जॉइंट अपनी लोकेशन पे देखने को मिलेगा, न्यूट्रलाइज देखने को। सब लक्सेशन का मतलब कभी अंदर कभी बाहर। अरे तो ये जवाब थोड़ी होता है कि कभी अंदर रखना है कभी बाहर रखना है, न तो अंदर रखना है न बाहर रखना है। जहां जिसकी लोकेशन है उसको वहीं रखना है। चीजें जरूरत से ज्यादा उजागर करने की कोशिश करते हैं तो भी नुकसान कर देता है, और चीजों को कम करने की कोशिश करते हैं तो भी नुकसान कर देते हैं। तो ये नहीं होगा। अरे उल्टा सुला दो, क्यों उल्टा सुला दो, तुम्हारी तो नियत ही खराब है, तुम्हारे मन में तो भावनाएं खराब देखने को मिलती है, सर जी उल्टा सुला दो। बिल्कुल नहीं सुलाना है। अरे इसको उल्टा सुलाओगे नहीं, अरे पैरों को ऐड करोगे तो ये क्या कर देगा, डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट कर देगा। अरे क्या कर देगा, डिसलोकेशन ऑफ सर्जिकल पोर्शन। जो आपका सर्जिकल पोर्शन है उसको ये डिसलोकेशन कर सकता है। और आपको पता है कि ऑर्थो के अंदर ऑर्थोपेडिक की सर्जरी होती है, उसमें अगर एक बार कोई चीज अपनी जगह से हिल गई वापस से नॉर्मली वापस आ पाएगी क्या, नहीं आएगी। अब मान लीजिएगा कि प्यारे दोस्तों अगर मैं बना देता हूं, जैसे कि मान लीजिएगा कि ये कोई मरीज की कोई हड्डी देखने को मिल रही है, ये कोई मरीज की क्या है, कोई हड्डी है। अब इस हड्डी में कोई फ्रैक्चर था, फ्रैक्चर के कारण आपने कोई ट्रैक्शन वगैरह लगाया या कोई प्लेटिंग वगैरह कर दिया, ट्रैक्शन वगैरह लगाया या कोई प्लेटिंग कर दी। भगवान ना करे ये हड्डी एक बार हिल गई, अरे भगवान ना करे ये हड्डी एक बार हिल गई प्यारे दोस्तों, अरे ध्यान रखिएगा ये एक बार आपकी हिल गई और ऐसे हो गई। तो अब आपने एक बार सिंगल मूवमेंट के दौरान अगर इस प्रकार से हो गई, अब आप सोच रहे हो कि मैं सीधा सोता रह जाऊंगा, कोई बात नहीं है। उस टाइम भूल में एक बार दिल गलती कर बैठा है और फिर गलती कर बैठा है तो यह नॉर्मली नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा सिंगल मूवमेंट, जिंदगी की एक गलती। आपको यह परिणाम कब पता चलेगा, जब मरीज वापस फॉलोअप के लिए 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद एक्सरे के करवाने जाएगा, या अपने बॉडी को देखेगा कि बॉडी का एलिमेंट क्यों बिगड़ रहा है, पहले तो ठीक था, तो डॉक्टर बोलेगा तू हिल गया। अरे तू हिल गया, ये सुनते ही मरीज के दिमाग के तार हिल जाते हैं। तो तुम्हें बाद में तुम्हारे दिमाग के तार हिल जाए उससे पहले ही खुद को क्या करे, ज्यादा हिलाना डुलाना बंद करे, शांति प्रिय जिंदगी को जिए। तो एड नहीं करना है बल्कि एबडक्ट करना है, पैरों को दूर दूर रखना है। और दूर दूर रखने के लिए घुटनों के बीच में क्या डालना है, तकिया डालना है। अरे क्या डालना है, तकिया, न कि तकिया कलाम। राइट आंसर क्या जाएगा, ए देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा TKR और THR नाम की सर्जरियां सुनी होगी। अरे ध्यान रखिएगा TKR, अरे THR, ये THR नाम की सर्जरी है आपके सामने। अरे कौन सी है, THR का मतलब टोटल हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट। नॉरसेट है वो सबका बाप है, वो शॉर्ट फॉर्म पूछ के आपसे पूछ सकता है कि आपने ऑर्थोपेडिक सर्जरी में काम किया या नहीं किया, तो वो आपसे ये जरूर पूछेगा। THR सर्जिकल साइट में इंफेक्शन को जरूर देखना है, और मरीज में जहां वायर डाल रहे हो वहां इंफेक्शन के दौरान बनता है हॉट स्पॉट। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हॉट स्पॉट क्या है, तो आपको यह जवाब नहीं देना है कि मोबाइल में डाटा खत्म हो जाए और किसी घाटे के इंसान से डाटा मांगा जाए तो हॉट स्पॉट ऑन करना पड़ता है, नहीं। तो ध्यान रखिएगा जहां मरीज की कोई भी बोन वाला पोर्शन चल रहा है, अरे ध्यान रखिएगा सर्जिकल साइट में जहां आपने वायर डाला है या सर्जिकल साइट की पिन वाली या वायर की जगह के आपके क्या देखने को मिले, रेडनेस देखने को मिले, वहां आपको क्या देखने को मिलता है, वार्मनेस देखने को मिले, वहां आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिले, क्या देखने को मिले, एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिले, एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिले, वहां आपको क्या देखने को मिले, पेन देखने को मिले, मरीज के अंदर फीवर जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, फीवर जैसी कंडीशन डेवलप हो जाए, तो ध्यान रखिएगा इसे क्या बोला जाता है, इन्फेक्शन एट एंट्री साइट। एंट्री साइट पे इंफेक्शन होना हॉट स्पॉट है, बचाने के लिए क्या करो, मेंटेन ए प्रॉपर हाइजीन, क्लीनिंग करो। अरे इसको क्या करो, क्लीनिंग प्रॉपरली करते रहो इनर टू आउटर मोशन में, ताकि ये इंफेक्शन यहां से एंटर नहीं होगा। और अगर ये इंफेक्शन यहां हुआ तो ये बोन मेरो में इंफेक्शन जा सकता है, और अगर बोन मेरो में इंफेक्शन चला गया तो ये हड्डी को कंगाला कर देगा, हड्डी को निकालना पड़ सकता है, मरीज में एम्पुटेशन करना पड़ सकता है, मरीज के हालत कस्ता हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा बैठे बैठे दिल गलती कर बैठेगा, इस चीज का बचाव करें।
समझ में आ गया ओटी स्पोर्ट क्या होता है? चलो ध्यान रखिएगा, यहां राइट आंसर ए चला गया। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ध्यान से देखें, पहचाने, परखें और जवाब दें। एक भी बच्चे का यह जवाब गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई दफा यह चीज आप लोगों ने पढ़ रखी, पहचान रखी है। सिल्वरमैन की तरफ बढ़ रहे हैं सारे के सारे यंग ब्लड ग्रुप। Which of the following scoring is done to assess the respiratory distress? अरे भैया जी, बच्चे में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस वाली चीज के लिए क्रिब स्कोर किसके लिए किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, क्रिएटिविटी और एक्टिविटी के लिए उड़ा दो। एब्गोर स्कोर किसके लिए देखा जाता है? वेलबींग के लिए, कि बच्चा जन्म लेकर के आया और बच्चे के वेलबींग वाली स्थिति। सिल्वरमैन एंडरसन स्केल बोला जाता है SAS के नाम से सी। और स्नैप स्कोर किसके लिए होता है? एपनेटिक के लिए। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा? सी देखने को मिलेगा। वहीं पे ध्यान रखिएगा, बच्चे के जन्म के टाइम आरडीएस का कारण क्या निकल के आएगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का मुख्य कारण क्या निकल के आता है? तो यहां आपको समझना है कि किसकी कमी होती है? ड्यू टू लेक ऑफ सर्फेक्टेंट, सर्फेक्टेंट की कमी। सर्फेक्टेंट को कौन बनाता है? तो ध्यान रखिएगा, सर्फेक्टेंट एक क्या है? एक प्रकार का केमिकल है। अरे ध्यान रखिएगा, केमिकल है जो हमारे लंग्स की, अरे ये केमिकल है जिसको हमारे लंग्स की कौन सी न्यूमोसाइट सेल सेकंड बनाती है? कौन बनाती है? न्यूमोसाइट। कौन बनाती है? न्यूमोसाइट सेल सेकंड इसका निर्माण करती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? ACE2 के नाम से जाना जाता है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सेल 2 इसका निर्माण करती है। और इसमें किसका बना होता है? तो ये लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। अरे ये लिपिड प्लस प्रोटीन दोनों का निर्मित होता है, कॉम्बो देखने को मिलता है। और लिपिड कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, फोस्फोलिपिड होता है। अरे क्या देखने को मिलता है? फोस्फोलिपिड। और प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, जिससे जनरेट होकर के ये कंपोनेंट आते हैं जिन्हें अपन बोलते हैं लेसिथिन और स्पिंगोमायोलिन। और इसका रेशियो 2:1 होता है। लेसिथिन इज ए मैच्योर एंड मोर इंपोर्टेंट कंपोनेंट इन कंपैरिजन टू स्पिंगोमायोलिन। अरे लेसिथिन इंपोर्टेंट कंपोनेंट देखने को मिलता है, वेरी इंपोर्टेंट चीज है। और इसका टारगेट क्या है? तो इट प्रिवेंट द चांसेज ऑफ कोलैप्स ऑफ एल्वेलाई। हमारे लंग्स की एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाने का काम किसका है? तो सर्फेक्टेंट का होता है। It prevent the chances of कोलैप्स ऑफ एल्वोली। ध्यान रखिएगा, एल्वोलाई को कोलैप्स होने से बचाने का काम इसका होता है। एल्वोलाई अगर कोलैप्स नहीं होगी तो ठीक रहेगा। अगर कोलैप्स हो जाएगी तो या तो बच्चा इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, या इट शुड नॉट बी मेंटेन ए प्रॉपर कंटिन्यूटी। अब सर्फेक्टेंट बराबर है या नहीं है, इसके लिए कौन सी जांचें करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, नाइल ब्लू टेस्ट किया जाता है। अरे क्या किया जाता है? नाइल ब्लू टेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। और एक शेक टेस्ट करते हैं, यानी जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसे लिया जाता है और उसे आप क्या करोगे? वाइल में डाल करके होल्ड आउट करने की देखने को मिलेगी। इथेनॉल डालोगे तो उसमें बबल बनेंगे तो सर्फेक्टेंट है, नहीं बने तो नहीं है। क्लियर है? नाइल ब्लू टेस्ट लिया जाता है, जिसमें क्या की जाती है? डाई के साथ कंसंट्रेशन देखते हुए और उसका कलर ब्लू नहीं होकर के ऑरेंज जैसी कंडीशन होती है, वो ऑरेंज और ब्लू के साथ कंसिडरेशन और ब्राउन कलर की वेरिएशन के साथ देखा जाता है। तो नाइल ब्लू और भैया जी शेक टेस्ट किया जाता है। कौन कौन सी जांचें कर सकते हो इसके लिए? एक तो शेक टेस्ट, एक कौन सी की जाती है? नाइल ब्लू। तो नाइल ब्लू और शेक टेस्ट किसके लिए किया जाता है? इसके लिए किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सर्फेक्टेंट को स्टिमुलेशन कौन देता है? सर्फेक्टेंट को बनने के लिए स्टिमुलेशन किसका चाहिए? तो सर्फेक्टेंट का निर्माण करने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए किसका प्यारे दोस्तों? स्टेरॉइड हार्मोन का। और अगर आपसे पूछे कि मां के अंदर ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें सर्फेक्टेंट की कमी आ सकती है, तो अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस है, अगर मां को क्या देखने को मिल रहा है मुन्ना? डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल रहा है। तो डायबिटीज मेलाइटस वाली मां के पास में, खुद के पास में क्या है? तो ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है।
अरे क्या देखने को मिल रहा है, मां के पास ब्लड ग्लूकोज ज्यादा है तो मां ने बच्चे को भी क्या दिया, मां ने फीटस का भी क्या करवा दिया, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। मां ने क्या करवा दिया, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। मां ने बच्चे का भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा दिया। और जब बच्चे का ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, अरे बच्चे का ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो बच्चे का पेनक्रियाज क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। अरे बच्चे का पेनक्रियाज जो पे देखने को मिलता है, बच्चे का जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा। और जब बच्चे का पेनक्रियाज इंसुलिन का प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो इंसुलिन चाहता है कि जो ज्यादा ग्लूकोज है उसको कम करूं, और उसको कम करने के लिए क्या देखने को मिलता है, यहां काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन, ग्लूकागोन जैसे हार्मोन रिलीज नहीं होंगे। अरे ध्यान रखिएगा, इसके कारण डिक्रीज क्या हो जाएगा, मरीज में ग्लूकागोन कम होगा और क्या कम होगा, स्टेरॉइड कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है, और काउंटर रेगुलेटरी स्टेरॉइड और ग्लूकागोन कम हो गए तो स्टेरॉइड की कमी, तो डायबिटीज मेलाइटस वाली मां से पैदा होने वाले बच्चे में आरडीएस कॉमनली देखा जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखा जा सकता है। अब जब स्टेरॉइड वाली चीज हो गई तो कई बार आपसे पूछा जाता है प्री मैच्योर बच्चे में क्या होता है, आरडीएस होता है, तो बचाव करने के लिए प्रेगनेंसी को अरे 48 घंटे के लिए होल्ड आउट करने की कोशिश करो, यानी एक्सटेंड आउट करो, टोकोलाइटिक देके स्टेरॉइड दो, ताकि मां से स्टेरॉइड दोगे, मां से बच्चे में जाएगा और बच्चे में स्टेरॉइड जाकर के लंग्स को मैच्योर कर देंगे। तो कितने घंटे के लिए, ध्यान रखिएगा। अरे प्री मैच्योर बेबी की प्रेगनेंसी को होल्ड आउट क्यों किया जाता है, एक्सटेंड आउट क्यों करवाया जाता है, क्योंकि मां को स्टेरॉइड दे करके। अब इस बीमारी में जब आरडीएस होता है, आरडीएस में क्या क्या साइन आते हैं, अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आएगा, देखने को मिलता है टेकीकार्डिया। अरे क्या देखने को मिलता है, टेकीकार्डिया देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है, टेकीप्निया देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है, और नेजल फ्लेरिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नेजल फ्लेरिंग। और क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है। अरे क्या देखने को मिलता है, ग्रंटिंग साउंड देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, इंटरकोस्टल, क्या देखने को मिलता है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन देखने को मिलता है। अरे और क्या देखने को मिल सकता है, लास्ट में ब्रेडिप्निया जैसा हो सकता है। इस मरीज में जीजीएम देखने को मिलता है, जीजीएम बोले तो ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस। अरे क्या देखने को मिलता है, ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस देखने को मिलता है। अरे ध्यान रखिएगा ये सारी चीजें। तो टेकीकार्डिया क्यों हुआ, कंपनसेट करने के लिए बच्चे को सांस नहीं आ रही है, टेकीप्निया, हाँ रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा गया। नेजल फ्लेरिंग का मतलब नाक की नथनियों को मोटा करके सांस लेने की कोशिश कर रहा है। यहां क्या देखने को मिलता है, वाइड ओपन माउथ देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिल सकता है, वाइड ओपन माउथ, बच्चा मुंह खोल के सांस लेने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट ग्रंटिंग साउंड देखने को मिल रही है, खरखर की आवाज आ रही है। क्यों, क्योंकि अंदर मामला पिचका पड़ा है पूरा। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, तो पसलियों के ऊपर यह चमड़ी पूरी छाती के चिपकी हुई नजर आ रही है। अगला नाम है ग्राउंड ग्लास मोटल अपीयरेंस का मतलब अरे लंग्स कोलैप्स हो गए, जिसके कारण ये क्या देखने को मिल रहे हैं, फेफड़े आपको पूरे के पूरे यूं पिचके से नजर आ रहे हैं। अरे मरीज के पूरे फेफड़े आपको लोअर लोब क्या देखने को मिल रहा है, पूरे पिचके से नजर आ रहे हैं। अगर कंडीशन को पहले नहीं रोक पाए और मां को स्टेरॉइड देकर के कंडीशन को ठीक नहीं कर पाए तो आपकी प्राइम मोटर रेस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे को इंट्राट्रेकियल रूट से सर्फेक्टेंट देना। तो ध्यान रखिएगा, बर्थ के बाद में बच्चे को क्या दिया जाता है, तो याद रखिएगा क्या देखने को मिलता है, सर्फेक्टेंट। गिवन बाई इंट्राट्रेकियल रूट। अरे कौन से रूट से दोगे, अगर बच्चे को देना इंट्राट्रेकियल, उसके लिए क्या लगानी पड़ेगी, एंडोट्रेकियल ट्यूब। तो ध्यान रखिएगा इंट्यूबेशन करना पड़ेगा और उसके आधार पे देंगे। समझ में आई मेरी चीज, कौन सा क्या नाम देखने को मिलता है। तो यहां रेस्पिरेट्रेशन के लिए कौन सी बताती है, ये वेलबींग के लिए एब्गार स्कोर होता है, वर्जीनिया एब्गार ने दिया, कई बार अपन ने पढ़ रखा है, जिसमें अपीयरेंस, पल्स, ग्रीमेंस, एक्टिविटी और रेस्पॉन्स को देखा जाता है। अलग अलग कंडीशन को देखेंगे। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर वाली कंडीशन को 1 मिनट 5 मिनट पे करते हैं, 5 मिनट वाला मोल रिलायबल देखने को मिलता है। ये सारी चीजें तो देख ली। इसके अलावा भैया जी मैच्योरिटी के बारे में कौन बताती है, तो न्यू बेलार्ड स्कोर बताती है। तो ध्यान रखिएगा न्यू बोर्न के अंदर, या कई बार बोल दिया जाता है फीटस मैच्योरिटी। अरे न्यूबॉर्न या फीटस की भैया जी मैच्योरिटी के लिए, अरे मैच्योरिटी की स्केल का नाम क्या होता है, तो न्यू बेलार्ड स्केल होता है, न्यू बेलार्ड। अरे न्यू बेलार्ड स्कोर देखा जाता है। ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, न्यू बेलार्ड वाला देखने को मिलता है।
क्या देखने को मिलता है, न्यू बेलार्डी स्कोर या न्यू बेलार्डी स्केल, स्कोर है उसी में स्केल है और जिसके अंदर स्केल है वही तो स्कोर है, ये वाली चीजें देखने को मिलता है। क्लियर है। अगला सवाल आपके सामने क्या देखने को मिलेगा, आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए प्यारे दोस्तों। अभी तक खूब सारे बच्चों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, और लाइक और शेयर नहीं किए रहोगे तो मैक्सिमम अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी की वादियों के बच्चे अपने साथ कैसे जुड़ पाएंगे। तो पूरी धरा साथ दे तो और बातें, और तू जरा सा साथ दे दो और बातें। चलने को तो एक पांव पर भी चलती है दुनिया, मगर दूसरा साथ दे तो और बातें। तो आप लोगों को कदम से कदम मिला करके चलना है और अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्लास को कनेक्ट करना है। फटाक से एक्सरे को, फोटो को, पहले सवाल को फिर फोटो को देख करके जवाब दीजिएगा, और कोई भी बच्चा कट कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। सवाल ने आपसे पूछा है, क्रोनिक स्मोकर थिन मेल सडनली कोलैप्स ए ब्रॉट टू द इमरजेंसी, चेक्स एक्सरे इमेज गिवन द बिलो, व्हाट इज ए नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। अरे एक मरीज है जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से ये फोटो दिखा करके आपसे पूछा गया है। सवाल ने क्या पूछा है वापस से देख लो। एक क्रोनिक स्मोकर, एक मरीज है जो लंबे टाइम से सुट्टा खींचने का ही काम कर रहा है। एक मरीज है जो बहुत लंबे टाइम से सुट्टा खींचने का ही काम कर रहा है। थिन का मतलब बहुत पतला इंसान है, और मेल है। सडनली कोलैप्स है, अरे भैया जी ब्रोट टू द इमरजेंसी, अचानक से गिर गया और आपातकाल में चेस्ट एक्सरे किया तो ऐसा कुछ नजर आया। व्हाट इज ए नेक्स्ट मैनेजमेंट, अरे भैया जी कुल मिलाकर के इस मरीज की छाती देखोगे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक्सरे के अंदर ब्लैक पोर्शन एयर को और व्हाइट पोर्शन वाटर को बताता है। एक्सरे के अंदर अगर आपका व्हाइट पोर्शन वाली चीज आती है वो किसको इंडिकेट करती है, वाटर, पानी भरा हुआ है, और जो ब्लैक कलर जितना ज्यादा देखने को मिलता है वो हमें हवाओं के बारे में बताती है। अरे ध्यान रखें, हवाएं खिलाफ है तो होने दो, ध्यान रखिएगा हवाओं का रुख भी अपन बदल देंगे। तो कुल मिलाकर के ये वाला चीज है, जब इस मरीज का आपका एक्सरे देखने की कोशिश करोगे तो ये कुल मिलाकर के ये एक लंग्स देखने को मिल रहा है और ये दूसरा वाला कुल मिला के ऐसा चल रहा है, और ये साइनी ब्लैक कलर देखने को मिल रहा है। इधर ये ट्रेकिया यूं जाता हुआ नजर आ रहा है। नॉर्मली ट्रेकिया यूं होना चाहिए लेकिन ये यूं घूम गया, यानी ट्रेकियल डाइवर्शन। और ट्रेकिया डाइवर्ट कहां होता है या ट्रेकिया कहां घूमना शुरू हो जाता है, जब मरीज में टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है। तो ये कंडीशन देखने को मिल रही है मरीज में टेंशन न्यूमोथोरेक्स। मरीज में कंडीशन कौन सी देखने को मिल रही है, टेंशन न्यूमोथोरेक्स देखने को मिल रहा है। टेंशन न्यूमोथोरेक्स का मतलब ट्रेकियल डाइवर्शन हो रहा है, लंग शिफ्ट हो रहा है, और ट्रेकियल टेंशन न्यूमोथोरेक्स का इमीडिएटली इंटरवेंशन क्या होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आपको बोला था कि निडल, अरे मरीज के सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में, सेकंड थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन में आपको क्या डालनी है, तो ध्यान रखिएगा निडल को इंसर्ट किया जाता है। अरे क्या किया जाता है, निडल को इंसर्ट किया जाता है। तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का मतलब वेट एंड वॉच जैसी चीज देखोगे, अरे नहीं देखेंगे, अरे वृषण हो जाएगी, कंडीशन सीवियर हो जाएगी, मरीज की हालत खस्ता हो जाएगी। तो क्या हम चाहते हैं कि इस मरीज को कुल मिलाकर के कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे? नहीं, इट इज ए मेडिकल इमरजेंसी। ये क्या देखने को मिलती है, ये इमरजेंसी है, और इमरजेंसी में टाइम पास नहीं होता है। एंटीबायोटिक तो भैया जी ये कोई टेंशन न्यूमोथोरेक्स का कारण कोई एंटीबैक्टीरियल इंफेक्शन थोड़ी है, नहीं है। आईवी फ्लूइड नहीं देना है तो लार्ज बोर निडल इंसर्शन करेंगे, जैसा कि आप सब लोगों ने सही सोचा। अरे मरीज में क्या करेंगे, एक बड़ी सी निडल लेंगे और सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में घुसेड़ेंगे, हवा हल्की हवा निकलेगी, मरीज का मामला सेटल डाउन हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा टेंशन न्यूमोथोरेक्स की सेकंड प्रायोरिटी अगर लिख के पूछ ले एग्जामिनर, वो एम्स दिल्ली है, वो सबका बाप है, अरे वो आपको सीधा सवाल पूछ लेता है सेकंड प्रायोरिटी। अरे सेकंड प्रायोरिटी ऑफ टेंशन न्यूमोथोरेक्स, पहला निडल और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, तो आए मरीज में क्या करना है, ट्यूब इंसर्शन। तो सेकंड लाइन पूछते ही आपको ट्यूब डालनी है।
अरे क्या करना है, ट्यूब इंसर्शन करनी है। कहां करोगे तो ध्यान रखिएगा 4th 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, मिड एक्सिलरी लाइन में। ये आपका सेकंड प्रायोरिटी है, ध्यान रख लेना, ये सेकंड प्रायोरिटी है। और वो फर्स्ट पूछ ही नहीं रहा है, फर्स्ट पूछे तो निडल दूं, ऑप्शन फर्स्ट का देगा। अरे ऑप्शन फर्स्ट का देगा क्योंकि वो आपसे जानना चाहता है कि आपको कितना आता है और आपने कितना रट रखा है। अरे आपको कितना आता है, और ऐसी कंडीशन में ये अंदर वाले जो लंग्स नजर आ रहे हैं वो अपने आप ये मामला छोटा हो जाएगा और दूसरी साइड में क्या भर जाएगी, पूरी हवा भर जाएगी। अरे दूसरी साइड में आपको यहां क्या देखने को मिलेगी, हवाएं भरी हुई देखने को मिलेगी। या मैं अंदर के लंग्स को आपको बढ़िया तरीके से बता दूं तो जैसे कि ये रंगीन है तो ये बाहर की दुनिया आपको पता ही है, एक्सरे में कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अरे ये एक्सरे में आपका क्या हो जाएगा, बाहर वाला पोर्शन ऐसा देखने को मिल रहा है। तो जब सेकंड प्रायोरिटी पूछा जाता है तो ट्यूब को लगाया जाता है, और ट्यूब को हमेशा मिड एक्सिलरी लाइन लगाना है, वो ऑप्शन में कंफ्यूज करेगा। सेकंड है 2 3rd इंटरकोस्टल स्पेस विद द मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, 4th 5th मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, 8 9 मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन। ऐसे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? चलेगा, राइट आंसर ए चला गया। टेंशन न्यूमोथोरैक्स, हवाएं 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 देखने को मिल रही थी। चलेगा, अगला सवाल आपके सामने, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसानी से जवाब आना चाहिए, हर बच्चे का आना चाहिए। सवाल को पढ़ के चारों ऑप्शन को खुद कोशिश करो तभी एग्जाम में सही कर पाओगे। 360 का खतरनाक रैशनल लिखता है, उसको निकाल के लिखना शुरू कर दो। खाली वर्बली स्क्रीनशॉट लेते हो, कोई बात नहीं, क्लास की मजबूरी में स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लेकिन ये मत कोशिश करना कि एग्जाम के टाइम में स्क्रीनशॉट पढ़ूंगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। एग्जाम के टाइम तो नोटबुक के लिखे गए नोट्स को ही लिखना है, उन्हीं को पढ़ना है, और दुनिया के सबसे यूनिक नोट्स तुम्हारे पास में है। सवाल ने पूछा ए पेशेंट स्टार्टेड, अरे एक मरीज है जिसने क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया ऑन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अरे कैसी दवाई ले रहा है, तनाव मुक्त होने वाली दवाई ले रहा है, एंटी डिप्रेसेंट ले रहा है। नेक्स्ट बोल दिया ही इज एक्सपीरियंसिंग ए सेक्सुअल साइड इफेक्ट, और उस दवाई के सेक्सुअली साइड इफेक्ट है, यानी उसके सेक्सुअली डिजायर में वेरिएशन कर रहा है, यानी चेंजेस इन द लिबिडो, लिबिडो इज ए सेक्सुअल डिजायर, एंड आस्किंग यू टू प्रोवाइड ए ड्रग विच ए लीस्ट सेक्सुअल साइड इफेक्ट। आप ऐसी कोई एंटी डिप्रेसेंट दवाई बताओ जो बहुत कम से कम अरे क्या करे ऐसे साइड इफेक्ट लाए। पहला बोल दिया वेनालाफ्लेक्सेसिन, इसिटालोप्राम, इमीपिरामाइन या बुप्रोपियोन। तो प्यारे दोस्तों अगले 5 मिनट के लिए मुझे सुनिएगा, दवाई का ग्रुप मैंने लिखा है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट नाम की दवाई का टारगेट क्या होता है, मरीज में नोरेपिनेफ्रिन और डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ा जाना। अरे ध्यान रखिएगा, ये दवाई नोरेपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ाएगी और किसका लेवल बढ़ाएगी, सीरेटोनिन का लेवल बढ़ाएगी। ये दवाई कहलाती है एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की दवाई। सर इससे कितने ग्रुप बिलोंग करते हैं, 3। पहला आता है TCA, ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। दूसरा आता है भैया जी मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और तीसरा जो आता है वो आता है SSRI, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीटेक इनहिबिटर। ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीटेक इनहिबिटर। अब ये 3 ग्रुप देखने को मिलते हैं, यहां कौन सी चीज किस प्रकार से देखने को मिलेगी तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि एमाई ट्रिप्टलिन है, नो ट्रिप्टलिन है। यहां एग्जांपल क्या देखने को मिलता है, एमाइल ट्रिप्टेलिन, नो ट्रिप्टेलिन, नो ट्रिप्टेलिन, एमाई ट्रिप्टेलिन, नो ट्रिप्टेलिन, इमीपिरामाइन,
क्लोमीपिरामाइन, क्लोमीपिरामाइन ये वाली दवाई। यहां क्या देखने को मिलता है, फेनेलाजिन, सिनिलाजिन, सिलिनाजिन, यह कौन सी देखने को मिलती है, फ्लुक्सेटिन, सीरेट सर्टालिन। ध्यान रखिएगा, फ्लुक्सेटिन, सर्टालिन, ये तीन ग्रुप प्यारे दोस्तों अपन ने एंटी डिप्रेसेंट के लिख लिए। एंटी डिप्रेसेंट मोटे मोटे रूप में वो तनाव मुक्त दवाई है, वो हमारे दिमाग में क्या बढ़ाती है, तो ध्यान रखिएगा नोरेपिनेफ्रिन का और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाती है। नोरेपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन का लेवल बढ़ाने वाली दवाई को अपन क्या बोलते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप से बिलोंग करती है, जिसके तीन ग्रुप है। पहला ग्रुप है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये क्या करता है तो प्यारे दोस्तों नोरेपिनेफ्रिन और सीरोटोनिन, अरे इन दोनों का लेवल बढ़ाता है। अरे ध्यान रखिएगा, सीरोटोनिन इन दोनों का लेवल बढ़ाता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसका बढ़ाता है, नोरेपिनेफ्रिन का बढ़ाता है। यह आज के सेशन का अति महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा किसका बढ़ाएगा, नोरेपिन। अब ये जो टीसीए ग्रुप की दवाई होती है प्यारे दोस्तों, इनके साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं, तो इनके साइड इफेक्ट आते हैं कि हार्ट रेट में वेरिएशन लाती है। बोले तो ये वाली दवाई आपके अंदर कार्डियक डिसरिथमिया करवा सकती है, और वो दवाई जो कार्डियक डिसरिथमिया करवाती है तो देने से पहले ईसीजी जरूर करें, हार्ट रेट जरूर चेक करें, और उन लोगों को बिल्कुल मत दें जिनमें कार्डियक डिसरिथमिया या कार्डियक अरिथमिया हो, यानी हार्ट रेट जिनकी तेज चले। ओल्ड एज के पर्सन में हार्ट रेट नॉर्मल इंसान की तुलना में वैसे ही फास्ट चलती है, तो ओल्ड एज के पर्सन को ये अवॉइड की जाती है। तो ध्यान रखिएगा क्या देखने को मिलती है, अवॉइड इन ओल्ड एज या एल्डरली पर्सन। अरे ओल्ड एज या एल्डरली पर्सन को यह दवाई नहीं देनी है, क्योंकि उनमें ऑलरेडी ये चीज चलती रहती है। अगला लिखा है मोनो एमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर नाम की दवाई को टायरामीन टायरामीन कंटेनिंग फूड के साथ नहीं देना है, या जिसे बोला जाता है चीज के साथ नहीं देना है। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलना है, एडवाइज। एडवाइज क्या करना है, टायरामीन कंटेनिंग फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है। और क्या करना है, चीज फ्री डाइट लेनी है। अरे चीज फ्री, वरना इसमें क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन क्राइसिस। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई मरीज चीज के साथ में फेनेलाजिन या सिनिलाजिन नाम की दवाई ले ली तो उसमें चीज रिएक्शन हाइपरटेंशन क्राइसिस होगा। जैसे कि घर वालों को समझाया था, जैसे कि घर वालों को समझाया था कि आपके बच्चे को ऐसी दवाई दी जा रही है, इस दवाई के साथ में पिज्जा बर्गर जो डोमिनोज वोमिनोज ये चीजें जाकर के ठूस के आते हो, अरे जो आप बर्गर वगैरह खाते हो उन सब में चीज लगा हुआ है, चीज वगैरह मत खाना, वरना क्या होगा, चीज में टायरामीन होता है, टायरामीन जाके रिएक्शन करेगा। तो इनको बोलना है ऑलवेज असेस इंग्रेडिएंट बिफोर ईटिंग ए फूड, खाना खाने से पहले इंग्रेडिएंट को जरूर चेक करें। अगला नाम है एसएसआरआई यानी सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीटेक इनहिबिटर, और एसएसआरआई नाम की दवाई होती है जो स्पेशली किसको बढ़ाती है, ओनली सीरोटोनिन को, ओनली किसको बढ़ाएगी, सीरोटोनिन को इंप्रूव करने का काम करती है। अरे सिर्फ किसको बढ़ाएगी, सीरोटोनिन को बढ़ाने का काम करती है। फ्लुक्सेटिन और सर्टालिन इसके साइड इफेक्ट होते हैं जीआईटी से रिलेटेड, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग जैसे। अरे ध्यान रखिएगा, ये जीआईटी के साइड इफेक्ट लाती है, यानी मरीज में एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया जैसे सिम्टम। ध्यान से सुने, इमिपिरामाइन नाम की दवाई आपको ग्लूकोमा के मरीज में भी अवॉइड करनी है। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आल्सो अवॉइडेड इन द ग्लूकोमा पेशेंट, और स्पेशल दवाई पूछे तो जिसका नाम होगा इमिपिरामाइन। अरे किसमें नहीं देनी है प्यारे दोस्तों, ग्लूकोमा। अरे वो मरीज जिसका इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा हुआ है उसको, ग्लूकोमा कोई कैंसर नहीं है, आंख का प्रेशर जिसमें तेज है उसमें यह कॉन्ट्राइंडिकेट देखने को मिलती है इमिपिरामाइन नाम की दवाई। अब ध्यान रखिएगा, ये सारी दवाई कहीं ना कहीं आपकी लिबिडो को डिस्टर्ब करती है। अरे ये सारी दवाई कहीं ना कहीं क्या करती है, डिस्टर्बेंस इन द लिबिडो। अरे डिस्टर्बेंस इन द लिबिडो, लिबिडो का मतलब है सेक्सुअल डिजायर। अरे सेक्सुअल डिजायर में चेंजेस करती है। सबसे कम सेक्सुअल डिजायर में चेंजेस करने वाली वेनालाफ्लिक्सिन नहीं होगी, इसिटालोप्राम नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, इमिपिरामाइन नहीं होती है, बुप्रोपियोन नाम की दवाई होती है जो लीस्ट साइड इफेक्ट लगती है सेक्सुअल वाले। बुप्रोपियोन इज ए एंटी डिप्रेसेंट दैट आल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सिजेशन। ध्यान रखिएगा, ये एंटी डिप्रेसेंट आल्सो किसके लिए काम में लोगे, स्मोकिंग सिजेशन के लिए। तो लिख लीजिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्मोकिंग सिजेशन।
अरे ध्यान रखिएगा, ये स्मोकिंग सिजेशन में भी काम आती है। अरे किस में काम आती है मुन्ना? स्मोकिंग सिजेशन वाले मामले में भी ये दवाई बड़ी रामबाण होती है। कौन सी? बुप्रोपियोन। तो सुट्टा को छोड़ने में भी मदद करेगी। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो एन्यूरेसिस नाम की बीमारी होती है, यानी इनवॉलंटरी पासेज ऑफ द यूरिन इन द मिडनाइट, रात को बच्चा बिना कंट्रोल के यूरिन पास आउट कर देता है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो फर्स्ट प्रायोरिटी डेस्मोप्रेसिन, दूसरे नंबर पे इमिपिरामाइन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ओसीडी की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो फ्लुक्जेक्टिन। ये 2-4 दवाइयां लिख लीजिएगा फटाक से। अरे भैया जी, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या देखने को मिलती है? फ्लुक्जेक्टिन। पहले इमिपिरामाइन थी, क्लोमिपिरामाइन थी। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस की क्या देखने को मिलती है? अब अलार्म थेरेपी को यानी लिखा के मैं सीधी लिख रहा हूं डेस्मोप्रेसिन। डेस्मोप्रेसिन और ऑप्शन में नहीं आए तो इमिपिरामाइन। समझ में आया? फ्लुक्जेक्टिन नहीं आए तो क्लोमिपिरामाइन, फ्लुक्जेक्टिन नहीं आए तो क्लोमिपिरामाइन। यहां अति महत्वपूर्ण क्या जाएगा? बुप्रोपियोन। जिन बच्चों ने डी दिया उनका सही है, और जिसका डी गया वो तुक्के से ही गया होगा, लेकिन स्मोकिंग सिजेशन के लिए, सुट्टा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर है? अब मेरे हिसाब से कंसेप्ट लॉजिक रैशनल को जो छाप रहा है वो अपने सफलता के शिखर पे, इनके नोट्स बनने चाहिए और स्वर्णिम अक्षरों में बनने चाहिए। अगर अच्छे वाले नोट्स और अच्छे नोट्स चाहिए तो आपको पता होगा कि उत्कर्ष ऐप में चल रहा है होली हंगामा विद धमाका ऑफर। जी हां प्यारे दोस्तों, हंगामे भी है और धमाके भी हैं, दोनों चीजें उत्कर्ष ऐप में साथ में चल रही है। और सर ये कब हो चुकी है शुरू? तो 21 से लेकर के 28 मार्च तक। जी हां प्यारे दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर 21 से लेकर के 28 मार्च तक उत्कर्ष ऐप के सभी लाइव और रिकॉर्डेड कोर्स पे मिल रहा है आपको 90% तक का भारी डिस्काउंट। लाइव और रिकॉर्डेड, कोई लाइव कोर्स है चाहे रिकॉर्डेड कोर्स है, 90%। उसके साथ ही आपको मिल रही है 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, यानी नॉर्मली जो कोर्स 12 महीने तक आपका एक्सेस आपके पास में, अब मिलेगा 3 महीने एक्स्ट्रा, बोले तो 15 महीना तक आप उस क्लास को हजारों बार देख सकते हो, लाखों बार देख सकते हो, उसकी पैनल पीडीएफ को कितनी भी बार पढ़ सकते हो, उसकी क्विज प्रैक्टिस को बार बार कर सकते हो, ऑडियो वीडियो लेक्चर को देख सकते हो, ई नोट्स को आप पढ़ सकते हो। ध्यान रखिएगा, इसके साथ खाली कोर्स पे ही नहीं बल्कि उत्कर्ष ऐप में बुकशाला के जो प्रिंटेड नोट्स है उनके वे ऊपर भी आपका क्या चल रहा है? भारी ऑफ चल रहा है, तो इनका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं अगर आपको नोट्स घर बैठे परचेज करने। अब नर्सिंग के क्षेत्र में परचम लहराना चाहते हो ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाकर के, तो उत्कर्ष ऐप का जो लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है जिसे हम एलएफएस बैच बोलते हैं, और एलएफएस बैच के अंदर उसकी फीस अभी क्या है? मात्र 2000 रुपए। लेकिन ये 2000 सिर्फ ऑफर में, ऑफर क्या है? 21 से 28। ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों की बात है। अरे कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, और तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो दौर के अंदर इस कोर्स को जरूर परचेज करें। अगर ईएसआईसी ख्वाब है, डीएसएसबी के बारे में सपना देखा है जिसमें आप नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों कोर्सेज को पढ़ना चाहते हो, नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों के लिए, तो इसके लिए आपकी फीस होगी मात्र 2500 रुपए। अरे कितनी होगी? मात्र 2500 रुपए। नेक्स्ट बोल दिया मैंने, एलएफएस का बैच है नॉरसेट के लिए, कंप्लीट थ्योरी बैच है। ये ईएसआईसी थ्योरी है, डीएसएस भी थ्योरी है, ये थ्योरी है, और ये बैच भी हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो मात्र 3500 रुपए में मिल रहा है। लेकिन कब मिल रहा है? 21 से 28 मार्च के दरमियान, उसके बाद नहीं रहेगा। वहीं पे नॉरसेट का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच। सर हम तो पढ़ना चाहते हैं कि जब आप यूट्यूब पे इस प्रकार का धमाल करते हो तो आप ऑफलाइन में कैसा बच्चों को रंगीन करते हो? अरे होली के रंगों की तरह कंसेप्ट लॉजिक रैशनल के रंगों में कैसे रंगते होंगे? हम तो वो वाली क्लास लेना चाहते हैं, लेकिन दूरी बड़ी दूरी है। अरे तो दूरियां सिर्फ दिमाग में होती है, मन में नहीं होनी चाहिए। दूरियों को नजदीकियों में लाने की कोशिश करें और आज ही डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप, और उत्कर्ष ऐप के माध्यम से हमारे जोधपुर का जो नॉरसेट का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है उसको परचेज कर सकते हो मात्र 5500 रुपए में। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का ख्वाब है कि सर समय कम है और हमें तो एमसीक्यू पढ़ने, थ्योरी पढ़ ली, तो मात्र 1000 रुपए में नॉरसेट का महापेग
नॉरसेट का महापेक बेस देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, नॉरसेट के थ्योरी एमसीक्यू बेच के कॉम्बो देखने को मिलेगा। यह बेच रहेगा मात्र 6,000 रुपए में। और वहीं पे सर हमारा तो नर्सिंग ऑफिसर बोले तो नॉरसेट को फतेह करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कभी कभी सीएचओ का एग्जाम देना, तो ऐसा कोई कॉम्बो बताओ जिनमें दोनों चीजें पढ़ लें। तो दोनों चीजें पढ़नी है तो 4,000 रुपए में, तो बहुत सही समय है। सही समय का सदुपयोग कीजिएगा और किस्मत आपको मौका देगी, आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देगी। पानी पी लेंगे बेटा, चलेगा, ध्यान रखिएगा, किस्मत आपको मौका देगी और आपकी मेहनत दुनिया को चौंका देगी। तो इस चीज को बड़ी सटीकता के साथ में लाना है और सही समय का सदुपयोग करना है। जिन बच्चों ने कोर्स परचेज कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिन्होंने नहीं किया उन सबको जानकारी देने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप के जा रहा हूं, अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण, खाली नर्सिंग ही नहीं बल्कि उत्कर्ष ऐप के सभी 650 प्लस कोर्सेज के अंदर आपका डिस्काउंट चल रहा है, यानी कांस्टेबल से लेकर के कलेक्टर तक की तैयारी करवाता है आपका अपना उत्कर्ष परिवार। अरे भैया जी नीट जेईई की तैयारी करवाता है, इसके अलावा भैया जी इंजीनियरिंग सेगमेंट में, आरजे सेगमेंट में, लॉ में, जुडिशनरी में, एग्रीकल्चर में, अरे हर सेगमेंट में आपका, डिफेंस वगैरह में, नर्सिंग में, अरे स्कूल वाले में, सब में उत्कर्ष परिवार आपका परिवार बेहद इंपॉर्टेंट परिवार। तो जितने भी आपके रिश्तेदार है, भाई बहन, ताऊ ताई, घर वाला, बाहर वाला, अंदर वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, सबको बता दीजिएगा कि यह धमाकेदार ऑफर है, इसका सही समय पे सदुपयोग करें और मनचाहा कोर्स को परचेज करके अपनी तैयारी को एक नए आयाम तक ले जाएं। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ध्यान से देखें, पहचानें, परखें और फिर अपना बेहतरीन जवाब दें। टुकर टुकर ना देखना है प्यारे दोस्तों। अभी तक जिस बच्चे ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया, मैक्सिमम लोगों तक कर दीजिएगा, क्योंकि जितना बड़ा आंकड़ा होगा उतना भयंकर मेरा कॉन्फिडेंस होगा, और जितना भयंकर मेरा कॉन्फिडेंस होगा उतने ही कतई जहर वाले में कंसेप्ट निकालूंगा। कंसेप्ट पसंद आ रही है तो लाइक वाले बटन को एक बार जरूर देखने की कोशिश करो। अगले सवाल का आराम से लगातार सारे बच्चे के जवाब आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे कट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, वो बेचारे जिंदगी जीत के दिखाएंगे। आधे से ज्यादा निकम्मे स्टूडेंट की तरह कट कॉपी पेस्ट के बेताजवाद सा बनना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो आज कट कॉपी पेस्ट करेगा वो एग्जाम में रोएगा, ये मेरी गारंटी है। साइड वाले की डिस्प्ले को झांकने की कोशिश करेगा लेकिन नजर नहीं आएगी। वो कहते हैं ना, न था अपना फिर भी अपना अपना सा लगा, और बहुत देर बाद किसी से मिलके बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। और तिजोरियों पे नजर तो और लोग रखते होंगे, मैं तो आसमान चुरा लूंगा जिस दिन मौका मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, कंसेप्ट के लिए आसमान चुराने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। आप भी एग्जाम हॉल में दाढ़ना चाहते हो तो इस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिए। आपसे सवाल ने पूछा है प्यारे दोस्तों कि विच असेसमेंट फाइंडिंग आफ्टर ए एमनियोटोमी शुड बी कंडक्टेड फर्स्ट। एमनियोटोमी के बाद सबसे पहले, एमनियोटोमी का मतलब होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। एमनियोटोमी का मतलब होता है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाली चीज। और रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में क्या होता है, एक तो होती है नेचुरल जो होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सॉरी फर्स्ट स्टेज में। एक तो कौन सी देखने को मिलती है, नेचुरल, जिसे आप बोलते हो ROM। ये कब होती है, फर्स्ट स्टेज में होती है।
और दूसरी होती है भैया जी इंड्यूस का मतलब AROM का मतलब आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और ये आप कब करवाओगे तो ध्यान रखिएगा सेकंड स्टेज में करवाई जाती है। अरे ये आप कंडक्ट करवाओगे वो सेकंड स्टेज में। और मेम्ब्रेन को रप्चर करने के बाद रप्चर करने के लिए डिवाइस कौन सी देखने को मिलती है तो ध्यान रखिएगा एमनियो हुक। अरे क्या काम में ले सकते हो, एमनियो हुक काम में ले सकते हो। और या क्या काम में ले सकते हो तो ध्यान रखिएगा कोचर फोर्सेप। अरे क्या काम में ले सकते हो कोचर फोर्सेप। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, कोचर फोर्सेप या एमनियन हुक काम में लिया जाता है। और रप्चर करने के बाद जैसे ही अंदर से पानी बाहर आएगा तो आपको यह देखना है कि प्रेजेंस ऑफ कोड तो बाहर नहीं आ गई। तो फर्स्ट असेसमेंट क्या देखने को मिलता है, असेस द प्रेजेंस ऑफ अम्लाइकल कोड इनटू वेजाइना, कि भैया जी कहीं वेजाइना में कोड तो नहीं आ गई। और कोड आ गई तो जिसके कारण क्या हो सकता है, फीटल डिस्ट्रेस हो सकता है। अरे ध्यान रखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आती है फीटल हार्ट रेट। तो अगर आपसे पूछे कि बच्चे की धड़कन देखें या एक बार विजुअल एग्जामिनेशन करें तो सबसे पहले विजुअल एग्जामिनेशन करो, उसके बाद धड़कन देखो। धड़कन भी देख के हम यही देखना चाहते हैं कि अगर कोड आई तो कोड पिचकेगी। अरे भैया जी अगर टूटू यहां देखने को मिल रहा है, अरे टूटू यहां है, ये प्लेसेंटा है, ये कोड है और कोड का कुछ हिस्सा नीचे की तरफ आ गया तो ये बच्चा इसके ऊपर कंप्रेशन लगाएगा तो बच्चा खुद डिस्ट्रेस में पहुंच जाएगा। आप अपनी पाइपलाइन को मान लो कि आपको कोई सप्लाई मिल रही है, उस पे आपका खुद का पैर आ गया तो आपको सप्लाई नहीं मिलेगी तो तड़प उठोगे या नहीं उठोगे, उठेंगे। तो पहला बोल रहा है सर्वाइकल डायलेशन देखेंगे, नहीं देखेंगे, कोई मतलब नहीं है। ब्लडर डिस्टेंशन कोई रोल नहीं है और मैटरनल ब्लड प्रेशर नहीं देखेंगे। फीटल हार्ट रेट देखते हैं। और फीटल हार्ट रेट क्यों देखी जाती है, फॉर असेसमेंट ऑफ फीटल डिस्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ अम्लाइकल कोड। और कंप्रेशन के कारण यह चीज देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, खाली एक बार या बार बार डिलीवरी के दौरान रिपीटेडली जो चलने वाला मूवमेंट होता है असेसमेंट के दौरान कुछ याद नहीं आए बोल दो बच्चे की धड़कन देख लो। क्लियर है, बच्चे की धड़कन देख लो। अगला सवाल मोटा है लेकिन कंसेप्ट भी उससे भी मोटा देखने को मिलेगा, यह मेरी गारंटी है। टुकर टुकर ना देखें, जवाब दो। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। सवाल ने आपसे पूछा है द नर्स इज असेसिंग ए पेशेंट रेस्पॉन्स। अरे नर्स क्या असेस कर रही है, मरीज का रेस्पॉन्स असेस कर रही है। नर्स क्या असेस कर रही है, मरीज का रेस्पॉन्स। ठीक है। टू ए स्केलेटल ट्रैक्शन, जिसको एक स्केलेटल ट्रैक्शन लगाया है अप्लाइड टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। स्केलेटल का मतलब जिसमें क्या होता है, हड्डी में फिक्सेशन है के वायर डालोगे या स्टेनमैन पिन डाली जाती है। के वायर का मतलब होता है क्रिसनस वायर। तो या तो क्रिसनस वायर या स्टेनमैन पिन के माध्यम से, हालांकि वायर सिर्फ एक बार गाइडेंस के लिए ही मदद करता है। ध्यान रखिएगा अप्लाई टू द लोअर एक्सट्रीमिटी विच फाइंडिंग वुड बी कंसीडर्ड नॉर्मल। और कौन सा ऑप्शन आपको यह बता रहा है कि नॉर्मल है। कूलनेस एंड पेलोर बिलो द फ्रैक्चर लेवल, फ्रैक्चर लेवल से नीचे ठंडापन नजर आ रहा है। और भैया जी पेलोरनेस, तो ठंडापन और पेलोरनेस, अरे ध्यान रखिएगा पेलोरनेस वगैरह तो ये पी 6P, अरे कंपार्टमेंट सिंड्रोम, अरे होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। ध्यान रखिएगा फ्रैक्चर के कॉम्प्लिकेशन में नाम आता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, कंपार्टमेंट वर्ड का मतलब है किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन में लगने वाले कंप्रेशन के कारण उसके नर्व रिलेटेड फंक्शन का डिस्टर्ब हो जाना। अरे ध्यान रखिएगा कंपार्टमेंट का मतलब किसी भी एक एरिया में, कि एक एरिया का मतलब अब वहां क्या डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन डेवलप हो रहा है, वहां पर आपके क्या डेवलप हो रहा है, कंप्रेशन। और कंप्रेशन होने के कारण वहां से निकलने वाली जो नर्व होगी उनके फंक्शन डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे, हो जाएंगे। और नर्व के फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं तो ये इरिवर्सिबल डैमेज जैसी चीजें ला सकते
सकता है। अब यहां क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 6p साइन देखने को मिलते हैं। अरे क्या देखने को मिलता है, 6p साइन देखने को मिलती है। अरे पेलोरनेस देखने को मिलेगा, पेरोनकिया जैसी चीजें देखने को मिलती है, पल्सलेसनेस जैसी चीजें देखने को मिलती है। होगा या नहीं होगा, पैरालिसिस होगा, पेरेस्थीसिया होगा, ये 6p चीजें आती है। तो ये पहला तो हमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम बता रहा है जो एबनॉर्मलिटी है। इमीडिएटली इन्फॉर्म टू डॉक्टर, और डॉक्टर को इन्फॉर्म करने होने वाले कंप्रेशन को दूर करो। क्लियर है, फेशियोटोमी किया जाता है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में कौन सी सर्जरी करते हो, फेशियोटोमी, यानी फेशिया का कंप्रेशन हो रहा है। इसकी सर्जरी का नाम क्या देखने को मिलता है, फेशियोटोमी। फेशियोटोमी, फेशियोटोमी का मतलब रिमूवल ऑफ परजेंस कंप्रेस। अरे जो कंप्रेशन मौजूद है उसे क्या करोगे, हटाने की कोशिश करोगे। जो कंप्रेशन मौजूद है उसे हटाने की कोशिश करोगे। दूसरा बोलता है इरिथमा एंड स्वेलिंग। इरिथमा का मतलब रेडनेस और स्वेलिंग का मतलब सोजन। इमीडिएटली अराउंड द पिन इंसर्शन, जहां पिन लगाई वहां हाथों हाथ स्वेलिंग आ गई। अरे वहां रेडनेस आया मतलब ब्लीडिंग हुआ, और स्वेलिंग आया मतलब इन्फ्लामेशन। अरे ध्यान रखिएगा, अगर वहां सोजन आ रही हो, रेडनेस हो रही है, यानी ये ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रही है, और एक्टिव जैसी ब्लीडिंग होगी वो आगे जाकर के इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन करवा देगी। अरे क्या आप चाहते हो, नहीं। ध्यान रखिएगा, ये एक तो ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है, और दूसरा आगे परसिस्टेंट रह गया। अरे अगर ये परसिस्टेंस देखने को मिला तो ये इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे किसमें, इन्फेक्शन में। जो एबनॉर्मलिटी है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तीसरा मॉडरेट टू सीवियर मसल्स स्पाजम अराउंड द फ्रैक्चर एरिया। फ्रैक्चर एरिया के साइड में मॉडरेट, देखो माइल्ड पेन होना, हड्डी टूटी है, दर्द होगा, लेकिन मॉडरेट टू सीवियर। अरे मॉडरेट टू सीवियर, सीवियर पेन इंडिकेट करता है नर्व इंजरी को। अरे सीवियर पेन किसको इंडिकेट करता है, नर्व इंजरी को इंडिकेट करता है, नर्व इंजरी। अरे किसको इंडिकेट करेगा, नर्व इंजरी को। तो ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सीरोसेंगोनियस। अरे ध्यान रखिएगा, सीरस ड्रेनेज एंड द क्रस्ट फॉर्मेशन एट द पिन साइट। अरे जहां हमने पिन लगाई है वहां से सीरस का मतलब क्लियर फ्लूइड। सीरस का मतलब क्या देखने को मिलता है, क्लियर फ्लूइड आ रहा है, और क्लियर फ्लूइड तो हमारी बॉडी की सेल का आ रहा है, क्लियर। अरे क्लियर फ्लूइड आ रहा है, क्या ये एबनॉर्मलिटी में जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, कदाचित नहीं जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरस वाला फ्लूइड जो देखने को मिलता है वो वाला यहां देखने को मिलता है। नॉर्मली 4 प्रकार के फ्लूइड जैसी कंडीशन आती है, ध्यान रखिएगा। एक होता है सीरस, कमेंट करके बताओ सीरस क्या है। दूसरा नाम आपने सुना होगा सेंगोनियस, एक होता है सेंगोनियस। अरे एक नाम देखने को मिलता है सीरोसेंगोनियस, और एक नाम देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं पुरुलेंट। अरे एक नाम क्या देखने को मिलता है, पुरुलेंट देखने को मिलता है। एक नाम क्या देखने को मिलता है, पुरुलेंट। तो सीरस होगा, सेंगोनियस होगा, सीरोसेंगोनियस होगा और पुरुलेंट होगा। क्या देखने को मिलते हैं आपको, 4 प्रकार के यह फ्लूइड है। अगर प्यारे दोस्तों मैं बात करूं कि सीरस फ्लूइड क्या होता है, तो क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। अरे ध्यान रखिएगा, ये क्या देखने को मिलता है, क्लियर फ्लूइड देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ये एकदम नॉर्मल देखने को मिलता है, इसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं आती है। सेंगोनियस का मतलब जिसमें ब्लड आता है और खून हमेशा लाल, गहरे लाल कलर का देखने को मिलता है। यहां क्या देखने को मिलता है, तो ये आपका एक्सिस रेड होता है। अरे ये क्या देखने को मिलता है, एक्सिस ब्रिक रेड कलर देखने को मिलता है, जो हमें किसको इंडिकेट करता है, ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। अरे जो किसको इंडिकेट करता है, ब्लीडिंग को। तो लाल कलर वाला एरिया आएगा ये सेंगोनियस। इमेज बेस और थ्योरेटिकल दोनों सवाल एम्स दिल्ली ने पूछ रखे हैं मोर देन 2 टाइम। इमेज बेस भी पूछा है कि सीरस कौन सा, सेंगोनियस कौन सा, पुरुलेंट कौन सा, सीरोसेंगोनियस कौन सा, और थ्योरेटिकल पोर्शन में भी पूछा है कि कौन सी कंडीशन डॉक्टर को बतानी है और कौन सी नहीं। तो सीरस का मतलब क्लियर ट्रांसपेरेंट। तो आपके दिमाग में एक फोटो बनाओ कि गोज पीस के ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा है। अरे पारदर्शी पानी गोज पे खाली महसूस कर सकते हो, दिखता नहीं है। तो पारदर्शी का मतलब क्लियर फ्लूइड वाला यह चीज आ रही है, ये सीरस है। वहीं पे अगर ब्रिक रेड या रेड कलर आएगा, एक्टिव ब्लीड होगा, लाल चमकता खून नजर आएगा, वो ब्लीडिंग को बताएगा। अगला नाम है सीरोसेंगोनियस। अरे अगला नाम क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, सीरोसेंगोनियस वाली चीज आती है। और सीरोसेंगोनियस का मतलब क्या बोलोगे, इट इज ए मिक्सचर ऑफ, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सीरस प्लस सेंगोनियस।
अरे सीरस प्लस सेंगोनियस का मिक्सचर है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, क्लियर फ्लूइड के साथ में ब्लड भी है। अरे क्लियर फ्लूइड के साथ में ब्लड आता है, तो जब खून को पानी के साथ में या क्लियर चीजों के साथ मिक्स कर लेते हो, वो पिंकिश अपीयरेंस देना शुरू कर देता है। तो इसे आप कैसा नजर आएगा, इसे लाइट रेड कलर बोलोगे। अरे लाइट रेड बोल दो, या इसे पिंकिश, अरे क्या बोलोगे, पिंकिश अपीयरेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, पिंकिश अपीयरेंस बोल सकते हो, लाइट रेड जैसा बोल सकते हो। बोलोगे या नहीं बोलोगे, बोलेंगे। और पुरुलेंट का मतलब इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस केविटी से जो फ्लूइड आता है, अरे ये क्या देखने को मिलता है, इन्फेक्शियस केविटी से आने वाला फ्लूइड है। इन्फेक्शियस केविटी से आने वाला फ्लूइड क्या होता है, ऐसा नजर आएगा। ये कैसा होता है, येलो कलर का होता है। अरे ये येलो कलर का देखने को मिलता है, ये येलो कलर का देखने को मिलता है, जिसमें क्या देखने को मिलती है, प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसी। अरे जिसमें डब्ल्यूबीसी की प्रेजेंस होती है। तो कुल मिलाकर के अब मैं प्यारे दोस्तों आपके सामने 4 प्रकार के गोज पीस बना देता हूं। एक ये वाला, एक ये वाला, ध्यान रखिएगा, एक ये वाला और एक ये वाला, अलग अलग कंडीशन देखने को मिलेगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब इस गोज पीस को समझना है, तो इसमें मैं बना देता हूं लाइनें, ताकि आपको नजर आएगा, यानी एकदम फील आएगा कि हाँ गोज पीस है। गोज पीस में लाइनें तो होती है, ये कुल मिलाकर के आपको गोज पीस को महसूस करना है कि क्या गोज है। अरे ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज कैसे नजर आएगी। ध्यान रखिएगा, अभी इस गोज पीस को तो व्हाइट रखेंगे तभी समझ में आएगा। तो पहले कलर में, पहले में तो व्हाइट है, तो व्हाइट में कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आपको ये महसूस कर लेना है कि यहां, अरे प्यारे दोस्तों आप लोगों को ये महसूस कर लेना है कि यहां कोई न कोई क्या पड़ा होगा, फ्लूइड पड़ा होगा। तो ये सीरस कहलाएगा। अगला नाम है सेंगोनियस। सेंगोनियस का मतलब यहां हमें रेड कलर जैसा कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। अरे सेंगोनियस का मतलब हमें यहां क्या देखने को मिलता है, रेड कलर वाला मामला देखने को मिलेगा। तो अगर कोई भी गोज पीस में ऐसा मामला देखने को मिले, अरे कोई गोज पीस में आपको ऐसा मामला देखने को मिले, तो इसे आप क्या बोलोगे, सेंगोनियस बोलोगे। लाल कलर नजर आया, उससे अगला नाम क्या देखने को मिल रहा है, उससे अगला नाम क्या देखने को मिला है प्यारे दोस्तों, सीरोसेंगोनियस। सीरोसेंगोनियस का मतलब लाइट कलर चलेगा, और लाइट कलर का मतलब कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें आपको थोड़ा पिंकिश अपीयरेंस भी आ रहा है और रेडिश अपीयरेंस भी आ रहा है। तो इसको आप क्या बोलोगे, सीरोसेंगोनियस। ये गहरे लाल कलर का है। और लास्ट में पुरुलेंट। अरे लास्ट में पुरुलेंट, पुरुलेंट का मतलब जिसमें पीले कलर का नजर आएगा। और ये लीजिएगा पीले कलर का ऐसा मामला अगर आपको नजर आता है, ऐसा कलर की कोई चीज आपको ये वाला नजर आता है, तो इसे क्या बोल दोगे, पुरुलेंट बोल दोगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इमेज बेस के रूप में भी ऐसी फोटो आएगी, आज नेट पे सर्च कर लेना। ये सीरस है, ये सेंगोनियस है, वो सीरोसेंगोनियस है, ये पुरुलेंट है, पूरा है। ये सारी चीजें डिपेंड अपॉन द कंडीशन होती है। ये नॉर्मल होता है, ये वाली कंडीशन इनिशियल फेज में ब्लीड आता है, वो नॉर्मल होता है। सीरोसेंगोनियस समय के आधार पर सीरोसेंगोनियस ड्रेन आता है एब्डोमिनल सर्जरी वगैरह में, और पुरुलेंट तो हमेशा इन्फेक्शियस होता है, खराब ही होता है। बोलो भगत और भगवान की जय। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। और आपके इस सवाल का सही जवाब क्या चला गया, डी। इसके साथ ही घड़ी की टिक टिक ने मुझे बोल दिया है कि समय की सीमाएं हो चुकी है समाप्त। उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि प्यारे दोस्तों आज का सेशन लगा होगा आपको जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला, कंसेप्ट लॉजिक रैशनल से भरपूर, सफलता के शिखर पे ले जाने वाला। अपनी ईमानदारी के साथ अगर सेशन पसंद आया तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, जो हमें जोश, जुनून, पागलपन देगा, शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करेगा, और हर परिस्थिति में हर समय में बोलेगा कि विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहतर करो, धुआंधार करो, जोरदार करो, जबरदस्त करो, जिंदाबाद करो, गूगल को हैंग कराओ, एग्जामिनर को उसकी औकात दिखाओ। मां तेरे पसीने की हर बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू देख सपने बड़े पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। तो डेफिनेटली डंके की चोट पे उनके सपनों को साकार करेंगे, अपने कदमों की काबिलियत पे विश्वास जता करके करेंगे, क्योंकि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। आज के लिए इतना ही। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।